हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज के हमारी क्रेश कोर्स की ये नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उन सारे की पॉइंट्स से क्या है, डायरेक्टली आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। वो की पॉइंट आपका डायरेक्टली एमसीक्यू है, उसको क्रिएट करता है, साथ के साथ उसको सॉल्व भी कर रहा है। मतलब एक एमसीक्यू और उसका सॉल्यूशन एक नर्सिंग की पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था, कल की क्लास के अंदर हमने लास्ट में देखा था, लास्ट हमारा एक पॉइंट आया था, लास्ट हमारा पॉइंट आया था ब्रेडन स्केल। लास्ट हमारा पॉइंट आया था ब्रेडन स्केल। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्रेडन स्केल क्या होती है। ब्रेडन स्केल एक स्केल है, ठीक है। ब्रेडन स्केल क्या एक पैरामीटर है, किस चीज़ के लिए? टू असिस द बेड शोर, ब्रेड शोर और प्रेशर शोर, और प्रेशर अल्सर भी इसी को बोला जाता है, प्रेशर अल्सर। बेड शोर और प्रेशर अल्सर ये दोनों एक ही चीज़ें हैं अपने लिए, ठीक है। तो बेड शोर और प्रेशर शोर को असिस्ट करने के लिए, उसके रिस्क को असिस्ट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? उसके रिस्क को असिस्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं ब्रेडन स्केल। समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्रेडन स्केल कब यूज की जाती है? ये यूज की जाती है, तब यूज की जाती है जब क्या क्या होता है कि जब हमें प्रेशर शोर, बेड शोर के होने का रिस्क होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम ब्रेडन स्केल का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि बेड शोर होने का रिस्क वो कितना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेड शोर, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेडन स्केल। कि जो ब्रेडन स्केल है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ब्रेडन स्केल है, कब यूज करते हैं? टू असिस्ट द प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर, इन्हीं को बोलते हैं डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर भी इन्हीं को बोला जाता है। और प्रेशर शोर या जो ये आपके प्रेशर शोर या बेड शोर है, उसको एक कंटामिनेटेड वुंड माना जाता है। बेड शोर, बेड शोर में अभी थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ा है ये। बेड शोर वुंड इज कंसिडर्ड एज ए कंटामिनेटेड वुंड, इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड वुंड। इसको एक कंटामिनेटेड वुंड के रूप में भी माना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बेड शोर है, उसके बेड शोर की स्केल है, उसमें हम क्या क्या असिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बेड शोर की स्केल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, तो कंपोनेंट्स की बात करूं तो पहला कंपोनेंट आता है अपना एक्टिविटी। पहला कंपोनेंट आता है अपना एक्टिविटी। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर एन प्रोलॉन्ग्ड टाइम, अगर कोई इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इनएक्टिव है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इनएक्टिव होने का मतलब है कि वो एक सेम पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन है वो लॉन्ग पीरियड तक वो क्या कर रहा है? मेंटेन करता है, मेंटेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मेंटेन फॉर एन अगर कोई इंडिविजुअल लंबे समय तक सेम पोजीशन में रहता है और वो एक्टिविटी नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? प्रेशर शोर होने के अल्सर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उस इंडिविजुअल के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव लोगों के अंदर क्या हो जाता है? प्रेशर शोर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है मॉइस्चर। नेक्स्ट वन हमारा कंपोनेंट आता है मॉइस्चर का। नेक्स्ट वन हमारा जो कंपोनेंट है वो है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर का मतलब हो गया नमी। मॉइस्चर का मतलब हो गया नमी। जहां पर भी बोनी प्रोमिनेंस है, अगर उस एरिया के अंदर जब कोई भी इंडिविजुअल है वो लॉन्ग टाइम तक, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं अपन, मॉइस्चर की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल वो लॉन्ग टाइम तक एक सेम पोजीशन मेंटेन करके रखता है, सेम पोजीशन मेंटेन करके रखता है। अगर वो सेम पोजीशन पर मेंटेन करके रख रहा है तो मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर के अंदर आप सब जानते हैं कि जहाँ पर, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूँ आप लोगों को। हमारा पेशेंट है सुपाइन पोजीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर एक पॉइंट होता है, एक बोनी प्रोमिनेंस होती है, जहाँ पर क्या हो सकता है? आपको
बेड शोर होने के चांसेस होते हैं, वो होता है अपना सैक्रम, सैक्रम रीजन के अंदर। ठीक है, अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये इंडिविजुअल है हमारा और ये एक सुपाइन पोजीशन के अंदर है, तो ये वाला जो सैक्रम वाला एरिया है ये क्या है, बेड के टच में रहेगा। बेड के टच में रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, बोनी प्रोमिनेंस। सैक्रम होता है हमारा पीछे की तरफ, वो बोन होती है, टेल बोन बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, उस बोन से क्या होगा, वहाँ का पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाता है, कंप्रेस रहता है, वहाँ पर क्या एक डिपेंडेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सैक्रम एरिया के अंदर क्या होता है, डिपेंडेंट पॉइंट, डिपेंडेंट पार्ट हो जाता है। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब है कि उस सेक्रम वाले रीजन पे क्या प्रेशर आने की वजह से वहां पर क्या ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रॉपर हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लेटते हैं तो थोड़े समय के बाद हम क्या कर लेते हैं, पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। तो लेकिन अब कोई इंडिविजुअल है वो इनएक्टिव है, मान लीजिए हम पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, कोमाटोज हमारा पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेक्रम सुपाइन पोजीशन में लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेम पोजीशन मेंटेन रखेगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट पार्ट बनेगा, सेक्रम आपका डिपेंडेंट पार्ट बनेगा, डिपेंडेंट पार्ट बनेगा। अब मान लीजिए हो गया, अब मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वहां पर हो सकता है कि वो यूरिन पास कर दे, यूरिन पास आउट कर दे, इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका यूरिन है वो निकलता रहता है, पेशेंट को पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा पेशेंट क्या है, कोमा में है, हमारा पेशेंट क्या है, कोमा में। अब मान लीजिए यूरिन हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पेशेंट ने यूरिन किया, तो यूरिन किया है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो हिस्सा है, इस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, नमी आ जाएगी। और जहां पर यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से वहां पर क्या हुआ, वेट, वेट एरिया गीला हो चुका है। अब गीला जहां एरिया हो चुका है, जिस एरिया के अंदर गीला नमी आ गई है, उस एरिया के अंदर कभी भी एयर एंट्री नहीं होती है, ब्लॉक एयर एंट्री, जो एयर एंट्री है वो क्या हो जाती है, वहां पर ब्लॉक हो जाती है। अब एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो एरिया सूखेगा भी नहीं, और सूखेगा नहीं तो वहां पर क्या है, जैसे हम सब पता है, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जहां पर नमी मिलेगी वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस है वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे उस एरिया की, मतलब सेक्रम, जिस एरिया की हम बात करें, कौन से एरिया की बात करें, हम बात करें सेक्रम, सेक्रम एरिया की जो स्किन है वो धीरे धीरे डिनेचर्ड होना शुरू हो जाती है और वहां पे वुंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना मॉइस्चर के लिए, कि मॉइस्चर किस प्रकार से, मॉइस्चर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की, मॉइस्चर जहाँ जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पे एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसलिए क्या होता है, मॉइस्चर क्या करता है, बेड शोर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट है मोबिलिटी, नेक्स्ट है मोबिलिटी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है लंबे टाइम तक, क्योंकि वो इमोबाइल हो रखा है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज पोजीशन फॉर एन लॉन्ग पीरियड, फॉर एन लॉन्ग पीरियड। अगर कोई इंडिविजुअल लॉन्ग पीरियड तक कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है, मतलब इमोबाइल, एंड मेंटेन इमोबाइल, मेंटेन इमोबाइल पोजीशन, अगर वो इमोबाइल पोजीशन मेंटेन रखता है तो वहां पर क्या होने के चांसेज है, बेड शोर होने के चांसेज। ठीक है, बेड शोर के साथ साथ अगर आपका इंडिविजुअल कोई भी पेशेंट है वो अगर इमोबाइल है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, prolonged immobilization will cause हाइपरकैल्सीमिया, will cause हाइपरकैल्सीमिया। कैसे, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से जो कैल्शियम है Ca+ है, इज रिलीज फ्रॉम, is released from the bone,
प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइज रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, बोन से धीरे धीरे बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ना, रिजॉर्प्शन है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो ज़्यादा काम करनी लग जाती है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से बोन से कैल्शियम वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन अगर यूज़ में आ रही एक्टिविटी करोगे तभी जाकर के आपकी बोन के अंदर कैल्शियम वगैरह वो क्या होता है जाकर के डिपॉजिट होते हैं। बट अगर आप इमोबाइल रहोगे, काफ़ी टाइम तक इमोबाइल रहोगे, तो क्या हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर जो बोन है वो क्या करेगी, कैल्शियम को। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जब कोई भी इंडिविजुअल है वो लंबे समय तक अगर वो इमोबाइल, कोई भी इंडिविजुअल लंबे समय तक इमोबाइल रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोमाटोज पेशेंट है, या आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन लोगों की, उन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग इमोबाइल रहते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर की वजह से भी आप प्रोलॉन्ग इमोबाइल रहते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बोन से कैल्शियम रिलीज होकर के कहाँ जाता है, ब्लड में, और वहाँ से क्या हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया तो क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाते हो। कौन से? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए आप क्या हो जाते हो, प्रोन हो जाते हो, प्रोन हो जाते हो, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर आपकी बोन पे आए तो बोन टूट जाती है, तो ये होता है इमोबिलिटी के कारण। और इमोबिलिटी अगर इंडिविजुअल मोबाइल रहेगा तो एयर का सर्कुलेशन अच्छा होगा स्किन के ऊपर, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंस के आसपास, तो वहाँ पे बेड शोर के होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बट अगर आप मोबाइल ही नहीं हो, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन हो, तो डिपेंडेंट एरिया के अंदर एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, और एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर आपको बेड शोर देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्रैश कोर्स की क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है, सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन की बात करूँ मैं, तो सेंसरी परसेप्शन की बात ऐसे है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के अंदर सेंसरी परसेप्शन, पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेंसरी परसेप्शन है वो कम आ रहा है, ठीक है, जो भी एरिया है, ठीक है, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कहीं भी जो भी बोनी प्रोमिनेंस है, जहाँ पर भी बेड शोर होने का रिस्क है उसको, तो वहाँ पर मान लीजिए अगर सेंसरी परसेप्शन है वो अगर कम है, तो इंडिविजुअल है वहाँ पे उस एरिया के अंदर क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन कम होगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्लड सप्लाई भी उस एरिया के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस एरिया को हम काम में लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम काम में नहीं लेंगे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई है वो मिनिमम होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, ईजिली आपको बेड शोर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डिजीज़ कंडीशन के अंदर, हर डिजीज़ में न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डिजीज़ कंडीशन के अंदर न्यूट्रिशन के रोल की बात यही है, अगर आप हेल्थी हो, अगर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड है, यहाँ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी, इम्यूनिटी बूस्टअप, इम्यूनिटी भी आपकी बूस्टअप रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी तो क्या हो, डिक्रीज रिस्क ऑफ बेड शोर, डिक्रीज रिस्क फॉर बेड शोर, बेड शोर का रिस्क वो कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट होते हैं, माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हैविंग ग्रेट रिस्क फॉर बेड शोर डेवलपमेंट, हैविंग द ग्रेट रिस्क ऑफ बेड शोर डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन की वजह से, कि न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो डेफिनेटली वहाँ पे बेड शोर का रिस्क ज़्यादा होगा, अगर अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस तो रिस्क का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फ्रिक्शन हमारी हैंड वॉशिंग के अंदर भी आता है, सॉरी फ्रिक्शन क्या है, हैंड वॉशिंग के अंदर भी आता है। तो अब यहाँ पे बेड शोर के अंदर फ्रिक्शन का क्या रोल है, बेड शोर के अंदर फ्रिक्शन का रोल ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए जिस एरिया के अंदर आपको बेड शोर होने का रिस्क है या जिस बोनी प्रोमिनेंस है, मान लीजिए मेरा एल्बो अगर बेड पे टिक रहा है, ठीक है, अगर अच्छे से सटा करके टिक रखा है, तो वहाँ पे अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है
ज़्यादा हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा बेड जोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो बार बार स्किन है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से मोर फ्रिक्शन, मोर रिस्क फॉर बेड शोर, मोर रिस्क फॉर बेड शोर, उसमें बेड शोर का रिस्क है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन का मतलब क्या है, लेस फ्रिक्शन मतलब लेस रिस्क फॉर बेड शोर डेवलपमेंट, तो बेड शोर डेवलपमेंट, तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेड एंड स्केल। ब्रेड एंड स्केल कब काम आती है, ब्रेड एंड स्केल हमारे काम में आती है स्टूडेंट, तब आती है काम में जब हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं बेड शोर के रिस्क को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासिस्ट मॉडल, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासिस्ट मॉडल। तो जो प्लासिस्ट का जो मॉडल है, ये जो प्लासिस्ट का जो मॉडल आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये प्लासिस्ट का जो मॉडल है वो एक सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के अंदर काम में लिया जाता है। प्लासिस्ट का जो मॉडल है स्टूडेंट्स, वो एक सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के लिए काम में लिया जाता है। कब काम में लिया जाता है, सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ प्रीवियसली आ चुका है, ये MCQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, एम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लासिस्ट मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, वो है सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो प्लासिस्ट के अंदर क्या है, जैसा कि इस नाम से आपको पता लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले नाम से अगर हम बात करें तो P, प्लासिस्ट का पहला लेटर है P, P का मतलब है परमिशन, परमिशन। पर इस परमिशन का मतलब ये होता है जो भी पर्टिकुलर काउंसलर होता है आपका सेक्सुअल हेल्थ की जो काउंसलिंग कर रहा है, वो सबसे पहले आपसे और आपके पार्टनर से क्या लेता है, परमिशन लेता है कि वो इस टॉपिक से आपसे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब आप काउंसलिंग लेने गए हो तो वो अपने आप को एक कंसेंट ले रहा है, ऐसे मान लो एक कंसेंट लेता है कि हाँ भाई हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये है एक परमिशन लेना कि भाई वो अपने क्लाइंट से क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है काउंसलर। नेक्स्ट वन है L, इस L का मतलब है लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या करता है जो काउंसलर होता है, जो पर्टिकुलर काउंसलर होता है, वो क्या करता है अपने क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उन इंफॉर्मेशन के बिहाव पे वो अपने आंसर देता है। काउंसलर क्या करता है, जो भी उनके क्वेश्चन थे, जो भी काउंसलिंग के जो क्वेश्चन थे उनको वो काउंसलर क्या करता है, फैक्ट्स के थ्रू उनको दूर करता है, ठीक है। जो भी इसमें देखिए आप कि जो भी क्वेश्चन थे प्रोवाइड द फैक्ट सच एज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। मान लीजिए आप किसी डिजीज कंडीशन से जूझ रहे हो और फिर आपको सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर जो भी आपका काउंसलर होगा वो आपको बताएगा कि आपकी डिजीज और सेक्सुअल हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है, अगर आपकी डिजीज है वो सेक्सुअल हेल्थ पे क्या अफेक्ट डाल सकती है। तो वो है इस प्लासिस्ट मॉडल के अंदर लिमिटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन आया है आपका LI है, प्लासिस्ट के अंदर LI है, LI का मतलब आ गया लिमिटेड, I का आ गया आपका इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन आपका है SS, 2 बार S आया तो इस S का मीनिंग है स्पेसिफिक सजेशन, स्पेसिफिक सजेशन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि जो भी आपका काउंसलर है वो काउंसलर क्या करेगा, आपको ट्रीटमेंट के लिए आपको जो भी आपका हेल्थ है, जो भी हेल्थ इशू है, जिस हेल्थ इशू की वजह से आप सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, उस हेल्थ इशू से रिलेटेड आपको क्या करेगा, उस हेल्थ इशू को ध्यान में रखते हुए काउंसलर क्या करेगा, आपको स्पेसिफिक सजेशंस देगा। स्पेसिफिक सजेशंस का मतलब है कि भाई जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हो रहे हो तो आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बातें हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डिजीज कंडीशन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी काउंसलर होगा वो अपनी जो भी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिक सजेशन देता है। नेक्स्ट वन है इंटेंसिव थेरेपी, IT,
इंटेंसिव ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव थेरेपी का मतलब है जो पर्टिकुलर जो भी थेरेपी है जो उस हेल्थ इशू के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के लिए उनको चाहिए होती है, उनके लिए वो उन सारी थेरेपीज़ को जो काउंसलर होता है वो सजेस्ट करता है। और एक सेक्सुअल थेरापिस्ट होता है, जो भी सेक्स थेरापिस्ट होता है उसके पास वो उन जो भी अपने काउंसलर है, जो भी अपने काउंसलिंग है, जो भी उसके क्लाइंट्स हैं, उनको क्या कर देता है, रेफर कर देता है। तो ये है प्लासिस्ट मॉडल ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ के लिए प्लासिस्ट मॉडल है वो इसलिए बनाया गया ताकि हेल्थ डिजीज, हेल्थ इशू प्लस सेक्सुअल हेल्थ, इन दोनों को क्या करना है, मेंटेन रखने के लिए ये मॉडल बनाया गया। और इस मॉडल के बिहाव पे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग वो दे सकते हैं। अगर उनको कोई थेरेपी की नीड है, इस काउंसलिंग के थ्रू जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पेशेंट के जिस प्रकार से फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट को गाइड करेंगे आगे की थेरेपीज के लिए। तो ये है सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग या सेक्सुअल हेल्थ मॉडल या प्लासिस्ट का सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग का मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जब भी हम किसी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं, किस पेशेंट की, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, किस पेशेंट की जी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जब भी हम किसी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट के जो लेग है वो स्लाइटली एलिवेटेड होने चाहिए, और किस चीज़ का यूज करके हमें एलिवेट करना है, पिल्लो का यूज करके हमें क्या करना है, एलिवेट करना है। क्यों करना है जी, वो इसलिए करना है ताकि जो पैर हैं, जो उसके लोअर लिम्ब है, उस पार्ट से वीनस रिटर्न है वो प्रमोट हो सके, अगर उस इंडिविजुअल के जो लेग्स है वो डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या, ब्लड वहाँ पे स्टेसिस करेगा तो वहाँ पे क्लॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है अपना पॉइंट। यहाँ से बहुत सारे MCQ बनते हैं। पहली लाइन का पहला क्वेश्चन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, विथ क्लॉट का फॉर्मेशन। जैसे कि ये कोई हमारी ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रखा है, ये एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो रखा है, और साथ ही साथ इस वेन का क्या हो रखा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो रखा है। तो रेडनेस यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रखा है, रेडनेस भी हो रखी है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, रेडनेस भी हो रखी है, आपको दिखाने के लिए, मैं शो करने के लिए। तो ये तो हो गया अपना फ्लेबाइटिस का मतलब थ्रोम्बस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में दो वर्ड छुपे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखेंगे, थ्रोम्बस और फ्लेबाइटिस। थ्रोम्बस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट या इमोबाइल क्लॉट। इमोबाइल क्लॉट बोल सकते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन बोल सकते हो। ठीक है जी, वैसे बोलते हैं थ्रोम्बस। उसके बाद बोलते हैं फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो जब क्लोट बन जाता है और क्लोट बनने के साथ साथ अगर ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस कंडीशन के अंदर, मान लीजिए इस कंडीशन के अंदर जो आपने डायग्राम बना रखा है, उस कंडीशन के अंदर अगर किसी इंडिविजुअल का जो लेग है, मान लीजिए ये एक
लेग है, इसको हम लेग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको लेग में कन्वर्ट कर दिया। अब इस किसी इंडिविजुअल का ये जो लेग वो अगर डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रहता है, मतलब लोअर, ठीक है, जो उसका जो रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन मान लो, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर ये लंबे समय तक रहता है, तो यहाँ इसके लोअर लेग का, यहाँ इस एरिया का, ठीक है, लोअर लिम्ब जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे अभी मैं लिखा है, ठीक है, इस एरिया का जो ब्लड है, जो वेनस रिटर्न है वो क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यहाँ से ब्लड आएगा लेकिन जा नहीं पाएगा, ठीक है, हार्ट के पंप की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, बीपी तो जो ब्लड प्रेशर है वो, उससे ब्लड तो आ जाएगा, बट वापस वेनस रिटर्न है वो इम्प्रॉपर होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन के अंदर है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वेनस स्टेसिस, इस कंडीशन के अंदर होता है वेनस स्टेसिस। और ये वेनस स्टेसिस अगर लंबे समय तक रहता है तो वहां पे क्या हो जाता है, क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें इस वीनस स्टेसिस को प्रमोट करने के लिए इस पेशेंट के लेग्स को हमें क्या करना है, एलिवेट रखना है। किस पेशेंट को, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के पेशेंट को। किस पेशेंट को, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के पेशेंट को हमें क्या करना है, उस पेशेंट के लेग्स को हमें क्या करना है, एलिवेट रखना है। क्यों रखना है, ताकि उसका वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है, वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। अब इसको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आप एक पिलो लगा दो, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक पिलो लगा दो, यहाँ पर आप एक पिलो लगा दो। अब पिलो लगाते ही क्या हो जाएगा, वो जो उसके लोअर लिम्स है वो थोड़े से एलिवेट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर होने लग जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं आप लोगों को दूंगा। अब वो इन्फॉर्मेशन ये है, जब भी आप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के पेशेंट की केयर करते हो तो डू नॉट मसाज द लेग्स, डू नॉट मसाज द legs with patient of thrombophlebitis. With the patient of thrombophlebitis. Thrombophlebitis के पेशेंट के कभी भी हमें मसाज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर आप मसाज करोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे मसाज कर रहे हो, ठीक है, इस एरिया के अंदर मसाज कर रहे हो, तो मसाज करोगे तो क्या होगा, मसाज करोगे तो इसको मूवमेंट करवाओगे इस प्रकार से, उस वजह से हो सकता है कि ये आपका जो क्लोट बना हुआ है वो क्या हो जाए, डिसलॉक्ड हो जाए। डिसलॉक्ड हो जाए, डिसलॉक्ड होने का मतलब है ये अपनी जहां ये चिपका हुआ था वहां से हटेगा, हटने के बाद ये क्या करेगा, अब ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ घूमेगा। अब ये बन गया है एम्बोलाई, अब ये बन गया आपका एम्बोलाई। अब ये जान लेके मानेगा, कैसे लेगा वो देखो। अब ये एम्बोलाई का एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्लड डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेन एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूवेबल क्लॉट, एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूवेबल क्लोट। अब ये मूवेबल क्लोट हो सकता है एयर का बबल भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मूवेबल क्लोट है वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ क्लोट सर्कुलेट करते हुए कहाँ जाएगा, वेनस रिटर्न के थ्रू हार्ट में तो ब्लॉक कर नहीं सकता, अगर कहीं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाता है तो ब्लॉक कर देगा, बाकी कहीं नहीं। अगर ये जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पे ब्लॉक करेगा और वहां पर ये कहलाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये वहाँ कहलाएगा आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, उस क्लोट को डिसलॉक्ड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर कोई भी मसाज नहीं रखनी, ठीक है, कोई मसाज नहीं करनी। अगर कोई मसाज करेंगे तो डेफिनेट है कि हम वहाँ पर क्या करेंगे, डेफिनेटली हम उसको डिसलॉक्ड करवा देंगे। दूसरा, मान लीजिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट आपके पास, तो इस कंडीशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आता है, एक इंपॉर्टेंट साइन आता है, एक इंपॉर्टेंट साइन, उस साइन का नाम है ओमान साइन, ओमान साइन। ओमान साइन क्या कहता है, ओमान साइन ये कहता है कि आप किसी इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल है इसके लेग्स हम यहाँ पे डायग्राम में हमने ड्रॉ करें, दोबारा बनाते हैं, जो भी लेग्स हमने ड्रॉ करे हैं, ये लेग्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं,
ये हम, ठीक है। अब हमें ये मान लेते हैं हम इसका नी जॉइंट, ये हो गया आपका, ये हम मान लेते हैं आपका नी जॉइंट। अब नी जॉइंट पे ये देखना हमें करना क्या है। अब हमें क्या करना है, इस पेशेंट को मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेशेंट जिसके हाथ ये हो गए, पैर ये हैं, और यहाँ इसके बाद ये इसका आ गया नी जॉइंट, और नी जॉइंट के बाद हम बना देते हैं इसके लेग, ठीक है। ये मैंने बना दिए इसके लेग्स, ठीक है। अब क्या करना है, इस लेग्स को तो मतलब हमें क्या करना है, नी जॉइंट से तो हमें फ्लैक्स करना है। फ्लैक्स करने का मतलब है ये लेके आना है। ये लेके आने का मतलब हो गया यहाँ पे अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, और जो पोजीशन चेंज होंगी वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जो पोजीशन चेंज हो रही है वो पोजीशन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ करके बताता हूँ, क्या पोजीशन में चेंजेस लाने। ओमान साइन को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये रहेगा, ये आ जाएगा आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका आ गया है हिप जॉइंट, और ये आ गया आपका नी जॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया आपका नी जॉइंट, जहाँ मैंने के लिखा है, एच वाला हिप जॉइंट है, और ये वाला आ गया अपना नी जॉइंट। अब यहाँ पर ये जो बन गया इसका लेग, पूरा लेग बना दिया है मैंने इस बार, ठीक है। अब इस लेग को हमें ये पोजीशन लेकर के आनी है, सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट रहेगा। नी को हमें क्या करना है, फ्लैक्स करना है, और लेग्स को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब इधर लेकर के जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये हम मूवमेंट करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस इंडिविजुअल के यहाँ पे क्या होगा, लेग्स के अंदर यहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती है, काफ मसल्स, काफ मसल्स पाई जाती है, और इन काफ मसल्स के अंदर उसको क्या होगा, पेन, पेशेंट फील पेन in calf muscles when knee joint flex, legs are elevated। लेग्स को जब एलिवेट किया जाता है, नी जॉइंट को फ्लेक्स किया जाता है, तो पेशेंट डीवीटी का पेशेंट होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ओमान साइन होगा। ओमान साइन में उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, काफ मसल्स के अंदर पेन होता है। अगर काफ मसल्स में पेन हो रहा है तो ये कंडीशन बता रही है कि आपका पेशेंट क्या है, ओमान साइन पॉजिटिव है। ओमान साइन पॉजिटिव इसका मतलब है पेशेंट के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है। तो ये है इंडिविजुअल, ये है सर, ये है आपकी आज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में बताने का बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।